हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू द चैनल। मेरा नाम है सुनीति साहनी और आज इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं सीवीटी पीजी 2026 का डेवलपमेंट एंड लेबर स्टडीज़ का पेपर। इस पेपर में टोटल 75 क्वेश्चंस हैं जिन्हें आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ हम एनालिसिस करेंगे कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, इस पेपर में आते हैं, क्या रहता है इनका डिफिकल्टी लेवल, क्या क्वेश्चन डायरेक्ट होते हैं कि इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है ना। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेबर लॉज और थ्योरीज की बात करूँ तो बेसिकली डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ईयर्स पूछे जाते हैं डायरेक्ट डायरेक्ट। लाइक इसी पेपर में ईपीएफ के ऊपर क्वेश्चन है, स्कीम्स के ऊपर क्वेश्चंस हैं। तो इनके ईयर्स, जैसे स्कीम्स के तो ईयर्स होते हैं, वो इंपॉर्टेंट होते हैं, स्कीम्स किससे रिलेटेड हैं, वो सब चीज़ें हैं। तो ये कुछ प्रीटी डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं और बहुत सारे इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी हैं जो बनते हैं। तो आज इस वीडियो में हम उनको देखेंगे कि इस साल कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन आए हैं और किन किन टॉपिक से भी आए हैं। तो पहला क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस ग्रोथ talks about what? ठीक है ना। taking advantage of backward and forward linkages in the production process, synchronize application of capital to the wide range of industries, low level equilibrium trap या rural urban migration. The answer is synchronized application of capital to the wide range of industries. Capital is basically the money, the पूंजी, जो आप किसी अपने बिजनेस में जो भी आप लगाते हो। अगर आपका कोई बिजनेस है तो आपको ये बात पता होगी कि आप कैपिटल इन्वेस्ट करते हो, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट करते हो, तो दैट इज बेसिकली कैपिटल। तो बैलेंस ग्रोथ का ही मतलब है। सेकंड क्वेश्चन इज क्रोनोलॉजिकली अरेंज द फॉलोइंग: ओथ रेंट एक्ट, पब्लिक सेफ्टी बिल, डेक्कन एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट या बंगाल टेनेंसी एक्ट। देखिए, डेक्कन पहले आया, सेकंड इज बंगाल, थर्ड इज ओथ एंड फोर्थ इज पब्लिक सेफ्टी बिल। तो ये हो गया वन, ओ सॉरी, सी डी ए बी। ठीक है ना, तो फोर्थ वन वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। अब ये इंपॉर्टेंट है, देखिए बहुत सारे ऐसे हैं जो पीवाईक्यूज हैं, ठीक है ना, और इम्पॉर्टेंट हैं, क्वेश्चंस हैं, तो वो मैं आपको बताती चलूंगी। जैसे अमर्त्य सेन है, ये अमर्त्य सेन से रिलेटेड सॉरी, पहली बात तो कैपेबिलिटी अप्रोच है, तो ये पीवाईक्यू भी है और ये इंपॉर्टेंट भी है, ये हम लोग नॉर्मली पढ़ते भी हैं। ठीक है। और रोस्टो का हो गया स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, ठीक है ना। एस्कोबार इज बेसिकली हमारे ये कौन हो गया, पोस्ट डेवलपमेंट क्रिटिक हैं। एंड एंड्रे गुन्नर फ्रैंक जो है वो हमारे डेवलपमेंट फ्रॉम द स्टेट ऑफ अंडर डेवलपमेंट हो गया। तो हमारा जो आंसर है वो है ए का 3, तो यही बन रहा है, ए का 3, बी का 2, सी का 1 और डी का 4। तो ये दिस वुड बी द राइट आंसर, ठीक है ना। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 और ये इंपॉर्टेंट है। अमर्त्य सेन का कैपेबिलिटी अप्रोच अलग से किसी क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा। रोस्टो के जो स्टेजेस ऑफ ग्रोथ है वो अभी आगे पीवाईक्यू है, और सॉरी आगे क्वेश्चन है, और ये पीवाईक्यू भी है। मतलब इस पेपर में भी स्टेजेस पूछी गई हैं, इस साल भी पूछी गई थी और ये एक पीवाईक्यू भी है, लास्ट टू लास्ट ईयर या उससे कुछ सालों पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है, तो ध्यान रखिएगा। Next question is question number 4. Which of the following is not correct? At present, the exchange rate of Indian currency is market determined. Yes. $1 की जो कीमत है वो कितनी है, मतलब बढ़ती घटती रहती है, मतलब सॉरी, बढ़ती घटती डॉलर की नहीं है, रुपीस की वैल्यू घटती बढ़ती रहती है डॉलर के कंपैरिजन में, ये मार्केट डिटरमाइन करता है। यस, द एक्सचेंज रेट रिमेन्ड ओवर वैल्यूड इन द प्री रिफॉर्म पीरियड। यस, based on current international trade standards, trade facilitation policies include a focus on paperless procedure. yes, कोविड के बाद से तो आप देखो सब चीजें पेपरलेस हो चुकी हैं, इतना ज्यादा प्रमोशन हो रहा है पेटीएम और इन सब चीजों का। ठीक है। विवाद से विश्वास इज एन इनिशिएटिव टू सेटल इंटरनेशनल ट्रेड, ये चीज गलत है क्योंकि ये डोमेस्टिक मैटर है, ठीक है ना। जो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं ना, उसको रिजोल्व करने के लिए है ये, ठीक है ना। तो घर का मामला है ये, इंटरनेशनल ट्रेड डिस्प्यूट के लिए नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. We will mentioning the questions. The main prerequisite of the sound institution structure for economic development क्या है? Prerequisite का मतलब होता है जो अनिवार्य हो, जो चीजें आवश्यक हो, चाहिए हो, प्री रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। किसके लिए? फॉर साउंड इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर, ऐसे मतलब इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर के लिए, फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो प्रॉपर्टी राइट्स एंड लीगल बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स यस होने चाहिए, रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस भी होने चाहिए। इंस्टीट्यूशन फॉर मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ये गलत हो जाएगा, तो ए बी डी वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the concept of question number 6. The concept of coloniality as a critique of Western development originated from which intellectual tradition? Structuralism, Marxism, Latin American decolonial thought या new institutional economy? The answer is Latin American decolonial thought. तो ये जो coloniality का concept है, ठीक है ना, as a critique of Western development, ये आया है इस स्कूल, ये सब स्कूल ऑफ थॉट्स है, पहली बात तो स्कूल ऑफ थॉट्स है, तो ये लैटिन अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट से आया है। क्वेश्चन नंबर 7. WTO का क्या ऑब्जेक्टिव नहीं है? एडमिनिस्ट्रेटिंग ट्रेड एग्रीमेंट, असिस्टिंग डेवलपमेंट इन ट्रेड पॉलिसी इशूज, रिडक्शन इन इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, कॉपरेशन विद अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। द रिडक्शन इन इनइक्वालिटी ऑफ इनकम वुड बी द राइट आंसर, मतलब दैट इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ WTO।
क्वेश्चन नंबर 8, असर्शन है, रीजन है, ठीक है। असर्शन रीजन को देखिए सॉल्व करने का तरीका ये होता है, बिकॉज लगा दिया करो बीच में, ठीक है, बिकॉज दिस सेकंड स्टेटमेंट इज द रीजन ऑफ द फर्स्ट स्टेटमेंट, इसका रीजन है ये, तो ऐसा होगा। तो रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ इज अ कॉज ऑफ पावर्टी इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, ठीक है ना। तो जो चीज़ आपको कीवर्ड मतलब मिल जाए, उसका एग्जांपल मिल जाए, तो एग्जांपल हमेशा मेंशन कर दो। तो रैपिड ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से मतलब पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ेगी तो पावर्टी ज़्यादा होगी कंट्रीज में, डेवलपिंग कंट्रीज में, एकदम सही बात है। एक्सपोर्ट फ्रॉम द डेवलपिंग कंट्रीज आर डोमिनेटेड बाय प्राइमरी कमोडिटी। एक्सपोर्ट क्या होता है, मतलब जो चीज़ हम बाहर भेजते हैं, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल यूएसए में या बाहर के देशों में हम स्पाइसेस बेचते हैं, तो जो चीज़ हमारे देश से बाहर जाती है वो एक्सपोर्ट होती है, जो चीज़ हमारे यहाँ आती है वो इम्पोर्ट मानी जाती है, ठीक है ना। तो ये भी स्टेटमेंट एकदम सही है, बट ये इसका रीजन गलत है। देखिए यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ, पावर्टी की बात करी गई है, ये पावर्टी का रीजन पूछा गया है, यहाँ पे कुछ पावर्टी नहीं है तो ये बिजनेस आ गया है, तो ये गलत हो जाएगा। तो टू वुड बी द राइट, ए बोथ ए एन आर, सॉरी ए एन आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 9, मैच द फॉलोइंग करना है हमको। द प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस डेमोक्रेसी एज स्टैंडिंग ऑफ द मेजॉरिटी, द स्टेट इज द सोल थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट सोवेरेनिटी। देखिए जो प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है दैट इज बेसिकली हमारे ये हो गए एरिस्टोट हो गए, ठीक है। प्लेटो तो हमारे स्टेट इज द सोल है, ठीक है ना, तो सी का 3 है, ओके। और एब्सोल्यूट सोवेरेनिटी हमारे हो गए बोर्डिन, और डेमोक्रेसी एज द टाइनी ऑफ मेजॉरिटी इज डी टोक्विलिवली, ठीक है। तो ये हमारे हो गए 2 4 3 1 2 4 3 1, तो फोर्थ वुड बी द राइट आंसर। तो ये हमारा था पॉलिटिकल थ्योरीज, ओके। पॉलिटिकल जो थॉट होता है ना, पॉलिटिकल थॉट, उसमें जो थिंकर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, उनकी बुक्स, उनसे रिलेटेड थ्योरीज, कॉन्सेप्ट्स, ये वो हैं, ठीक है। तो ये वो टॉपिक हो गया। नेक्स्ट आ जाता है लुईस का डुअल इकोनॉमी मॉडल आर्ग्यू करता है दैट द वेजेस रिमेन स्टैग्नेंट। स्टैग्नेंट मतलब कोई चीज़ जब स्थिर हो जाती है, स्थिर हो गई, ठीक है ना, स्थिर नहीं स्थिर, इन द मॉडर्न सेक्टर अंटिल सरप्लस लेबर, इन द सरप्लस मीन एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा लेबर, सरप्लस लेबर इन द ट्रेडिशनल सेक्टर इज फुली अब्सॉर्ब्ड इनटू इन द मॉडर्न सेक्टर। देखिए सरप्लस लेबर का बहुत अच्छा एग्जांपल है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, अभी मैं बताऊंगी। A condition often unmet in India is due to falling farm sorry productivity, disguised unemployment, labor scarcity, decline in unorganized sector। तो disguised unemployment है, इसके आगे अभी एक क्वेश्चन भी है जो इस पेपर में आया हुआ है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर, उसका मतलब भी बेसिकली पूछा है। जब हम वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम इसका मतलब आपको बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, which scholar is related to green revolution? The father of green revolution is basically whom? स्वामीनाथन। द आंसर इज स्वामीनाथन। ये ध्यान रखिएगा, जो ये पीसी महानुबॉलिस हैं ये हमारे सेकंड 5 ईयर प्लान है, उससे रिलेटेड है 5 ईयर प्लान। तो सेकंड 5 ईयर प्लान किस पे बेस्ड है वो पूछा जाता है, तो वो पीसी महानुबॉलिस हैं। पहला जो है वो हेरोल्ड डॉमर का मॉडल था, ठीक है ना। तो अगर फर्स्ट 5 ईयर प्लान का पूछ लें तो वो होंगे, बिकॉज मैं इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि 5 ईयर प्लान इंपॉर्टेंट है। 5 ईयर प्लान्स के ऊपर हर साल क्वेश्चन आता है। अभी आगे भी 2 क्वेश्चन, 2 या 3 क्वेश्चन है जो आपको मिलेंगे 5 ईयर प्लान के ऊपर, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखेगा, ओके। ये सब इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन है, उसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रेवोल्यूशंस होते हैं, व्हाइट रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन, उसके जो प्रोपोनेंट्स हैं लाइक व्हाइट का, ग्रीन का, येलो का, ठीक है। इस सब के रेवोल्यूशन के जो जो मेन व्यक्ति हैं, फादर्स हैं, वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, मैच द फॉलोइंग। तो ये आया है सेंसस से, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं डेवलपमेंट एंड लेबर स्टडीज़ में जो हमें छोड़ने पड़ते हैं, अगर आपको डेटा याद है तब तो ठीक है, वरना इतना कोई परेशानी नहीं। तो क्रूड बर्थ रेट, क्रूड डेथ रेट, एग्रीकल्चर, शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया टोटल एक्सपोर्ट, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग्स ऑफ लैंड बाय फीमेल इन इंडिया, ओके। सो क्रूड बर्थ रेट इज 19.5 and death rate is 6, agriculture is 11.9, and what is this female percentage of land holding by female is 14। तो इसका हो जाएगा आंसर 4 3 1 and 2, 4 3 1 2, 4 3 1 2, तो फर्स्ट ऑप्शन वुड बी द राइट आंसर। 2013 कह रही थी, क्वेश्चन नंबर 13, incentives and price signals can't function without proper institution for economic activity to flourish। एकदम सही है, प्रॉपर इंस्टीट्यूशन होना ही होना चाहिए, ठीक है ना। किसके लिए? इंसेंटिव्स एंड प्राइस सिग्नल्स के लिए। मार्केट रिक्वायर्स इंस्टीट्यूशन बिकॉज दे आर नॉट सेल्फ रेगुलेटिंग, सेल्फ स्टेबलाइजिंग या सेल्फ लेजिटिमाइजिंग। जैसे आरबीआई देख लो ना, आरबीआई है, सेबी है। तो आरबीआई जैसे बैंकिंग सेक्टर में आप देखोगे, अगर रेगुलेटरी बॉडी ना हो तो क्या होगा, बैंक सारे जो है वो करप्शन कर सकते हैं, चीज़ों को नहीं संभाल सकते हैं। सेबी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो आर है, मार्केट है। सेबी क्या करता है,
स्टॉक मार्केट को, स्टॉक कैपिटल मार्केट कैपिटल को जो है कंट्रोल करता है। तो ये बेसिकली ये वाला सेबी वुड बी द करेक्ट एग्जांपल फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है ना। तो क्योंकि मार्केट जो है वो सेल्फ रेगुलेटिंग और सेल्फ स्टेबल, खुद स्टेबलाइज से खुद को लेजिटिमाइज करना, रेगुलेट करना ये नहीं कर पाएंगी, इसलिए ये सब इंस्टीट्यूशंस बनाए जाते हैं। ठीक है, संस्थाएं बनाई जाती हैं। तो द राइट आंसर वुड बी, देखिए ए भी सही है, बी भी सही है। ठीक है, और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, studying of written, spoken या sign language practices in its social and political context is a subject matter of what? Interpretation analysis, discourse analysis, rational choice analysis या label analysis? The answer is discourse analysis. ठीक है, तो discourse analysis ध्यान रखिएगा, कभी आगे भी पूछा जा सकता है। आ गया देखो, क्वेश्चन नंबर 15 इज डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। मैंने बोला ना आएगा, द टर्म डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, और ये एक पीवाईक्यू भी है, ये भी ध्यान रखिएगा, पीवाईक्यू है, ये पूछा गया है और पूछा जाता है, और आगे भी पूछा जा सकता है किसी भी वे में, हो सकता है लैंग्वेज थोड़ा चेंज कर दे। तो जनरली इसका क्या मतलब होता है? अनलिमिटेड डिमांड ऑफ लेबर, marginal product of labor is almost zero, this is correct. Informal economy of the urban sector harbors the bulk of, ये गलत है। seasonal unemployment नहीं, ये इसका मैं मतलब बता देती हूँ। देखिए क्या होता है, जैसे आप एग्रीकल्चर सेक्टर में हम बेसिकली ये देखने को मिलता है, जो फार्मिंग सेक्टर होता है उस सेक्टर में देखने को मिलता है। लाइक फॉर एग्जांपल ये जमीन है, ठीक है, जैसी भी है, ठीक है तो इसमें तीन, मतलब इस जमीन को सिर्फ तीन लोगों की प्रोडक्टिविटी चाहिए, मतलब तीन व्यक्ति ही इस पे काम करेंगे, मतलब तीन व्यक्ति अगर इस पे काम कर लेंगे तो इस पे फसल उग जाएगी। एक कोई +1 एक बंदा, इनके परिवार में कोई एक्स्ट्रा बच्चा था, वो भी आ गया इस पे काम करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि इसने कुछ एक्स्ट्रा कर दिया, ये एक एक्स्ट्रा वर्कर है, एक एक्स्ट्रा लेबर है, बट इसकी मार्जिनल जो प्रोडक्टिविटी है वो एकदम मार्जिनल, मतलब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज बेसिकली जीरो। ठीक है ना, अगर ये हट भी जाता है तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये तीन जो है उतनी फसल फिर भी उगा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ये मतलब होता है, इसमें बेसिकली दिस इज द कीवर्ड ऑल्सो। ठीक है, जहाँ पर मतलब आपसे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज जीरो, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज ऑल्सो। प्रोडक्ट यहाँ पे ये हो गया कि ये कुछ एक्स्ट्रा नहीं दे रहा। मान लो यहाँ पे 100 पौधे उगते थे, ठीक है, तीन व्यक्ति 100 पौधे मिलकर उगाते थे, अभी भी 100 ही उगाएगी ये जमीन, 100 से ज्यादा नहीं उगा सकती है। +1 आ जाएगा तो भी 100 ही उगाना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करके दे रहा है। तो यहाँ पे दिस इज द डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए, एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स, कीन्स और ये सब चीज़ें, ये लोग इंपॉर्टेंट है, मतलब थिंकर्स इंपॉर्टेंट है ये। एडम स्मिथ ने फ्री मार्केट इकोनॉमी, तो दिस इज 3। कार्ल मार्क्स हमारे क्रिटिक है कैपिटलिस्ट के, कैपिटलिज्म के, ध्यान रखिएगा, ये कंफ्यूजन मत रखिएगा कि जो कार्ल मार्क्स है उन्होंने कैपिटलिज्म को प्रमोट किया, नहीं, उन्होंने क्रिटिक किया। और जो कीन्स हैं वो हमारे हो जाएंगे डिमांड लेड ग्रोथ, एंड दिस इज 2, दिस इज 1, 3 4 2 1। ठीक है, तो थर्ड सेकंड वुड बी द राइट आंसर। Next question is, the objective of Agriculture Infrastructure Fund launched in 2020 are? Question number 17. To boost farm gate infrastructure, to procure and sell agriculture products to government agencies, to improve private sector involvement in agriculture, to ensure timely payment to farmers at MSP. ठीक है, तो इसमें से हमारा जो राइट आंसर है वो है ANC। ठीक है, मतलब टू बूस्ट फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टू इम्प्रूव प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट इन एग्रीकल्चर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। 2026 के यूनियन बजट से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये करंट अफेयर एक तरीके से हुआ। और डेवलपमेंट लेबर स्टडीज काम कर रहे हैं तो इकोनॉमिक्स तो हमको पढ़नी है बेसिक, जैसे बैंकिंग सेक्टर का चीज़ें हो गई, मॉनेटरी पॉलिसी हो गई, फिजिकल डेफिसिट हो गया। ठीक है ना, ये सब चीज़ें जो है हमको थोड़ा ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे यही पूछा गया था, टारगेट ऑफ फिजिकल डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी कितना है? 3.2, 4.3, 5.6 या 6.8? आंसर इज 4.3। क्वेश्चन नंबर 19, दिस इज क्वेश्चन नंबर 19। ओके, assertion and reasoning. Industrialization has been a hallmark of modernization and national economic power. Okay, सही है। Industrialization is associated with high productivity and income. This is also correct. The A and R are correct, and R is a correct explanation also. Okay. Next question is question number 20. देखिए, अभी मैंने डिस्कशन किया था ये 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान, एक बार मैं एक चीज मैं बोलना भूल गई। 5 ईयर प्लान इज बेसिकली प्लानिंग कमीशन से रिलेटेड। ठीक है, प्लानिंग कमीशन 1950 की। ठीक है, उसके बाद 2015 में आया हमारा नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए इसका फुल फॉर्म क्या होता है। मैं बता सकती हूँ पर मैं आपसे चाहती हूँ कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, पीसी महापॉलिस जो है वो इंडियन प्लानिंग से रिलेटेड है, तो ये 3 हो गया। कोठारी इज बेसिकली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, इसी ये कोठारी कमीशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसी के बेसिस पे जो एनईपी 2000 एंड एनईपी 2020 आई है ना, वो बहुत ज़्यादा इससे इंस्पायर्ड है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इससे मिल रही हैं। डीवी नरोजी ने ट्रेन थ्योरी दी है, और ये आ गए हमारे मिल्क रेवोल्यूशन, या ये कह दीजिए अमूल कोऑपरेटिव्स हो जाएगा, यहाँ पे उसके फादर हैं मिल्क रेवोल्यूशन के। तो ये आपको पता होना चाहिए। 3412, 3412। ठीक है, द फन वुड बी द राइट आंसर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 20। इसमें एक और चीज़ है जो मैंने जैसे पहले भी मेंशन किया, जो रेवोल्यूशंस हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
इसीलिए मैंने जो स्टडी मटेरियल अगर आप चेक करोगे, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग स्टडी मटेरियल इज आई एम मेंशनिंग बिकॉज इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर्स एग्जाम, तो आपको उससे बहुत हेल्प मिल जाएगी एंड इट्स फ्री। ठीक है, इसका वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल पे, आप जाके उसकी पीडीएफ भी एक्सेस कर सकते हो टेलीग्राम चैनल पे। तो अगर आपको चाहिए तो आप डायरेक्टली जाके वहाँ से एक्सेस कर लो। ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अभी 2027 का मैं अपडेट करूंगी, बहुत सारा मतलब स्टडी मटेरियल, बहुत सारी चीज़ें मैं उसमें ऐड करूंगी, तो बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। अभी 2000 मतलब सॉरी 21st क्वेश्चन, द परचेजिंग पावर पैरिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पीवाईक्यू भी है ये। परचेजिंग पावर पैरिटी पे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। परचेजिंग पावर पैरिटी इज द बेस्ट मेजर ऑफ रियल लिविंग स्टैंडर्ड्स एज कम्पेयर टू पर कैपिटा इनकम अक्रॉस कंट्रीज। ठीक है, तो अगर आई डोंट रिमेम्बर कि इस पे पीवाईक्यू आया कि नहीं आया, लेकिन मुझे आइडिया तो आ रहा, नहीं नहीं आया 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 आया। ठीक है, अरे नहीं भी आया तो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। परचेजिंग पावर हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, डिफरेंट डिफरेंट बैंकिंग जो सेक्टर्स हो गए, बैंकिंग सेक्टर हो गया, डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स हो गए, बैंकिंग की जितनी पॉलिसीज हैं, आरबीआई के किस किस चीज़ को रेगुलेट करता है बैंकिंग सेक्टर में, उसके पास क्या पावर्स हैं, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। कौन कौन से फाइनेंस मिनिस्टर्स रह चुके हैं, लास्ट ईयर का पीवाईक्यू है, तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। Purchasing power parity is better measure of living standards are compared to per capita income across countries because PPP takes into account health and education, into account the real exchange rate between countries while comparing income and standard living. This is correct. ये दोनों सेम नहीं है एंड पीपीपी लुक्स मोर इनटू इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। दिस, तो यहाँ जो सेकंड है वो सही हो जाएगा। देखिए इसका एग्जांपल ये है कि लाइक फॉर एग्जांपल $1 की कीमत 80 रुपए है, दूसरे केस में $1 की कीमत 60 रुपए है। तो एक बार बताओ आप किस चीज़ को प्रेफर करोगे? ऑफकोर्स पहले वाले को प्रेफर करोगे। जब आप $1 दोगे, फॉरेन से कोई आएगा $1 देगा, उसको 80 रुपए मिलेगा, तो ज़्यादा चीज़ें खरीद पाएगा ना इन कंपैरिजन 60 रुपए मिलने के। सो दैट इज परचेजिंग पावर कैपिटल, सॉरी पैरिटी। ठीक है ना, कि आप कितना सामान खरीद पा रहे हो, आपकी जो करेंसी है वो आपको कितना सामान खरीदने अलाउ कर रही है, दैट इज परचेजिंग पावर पैरिटी। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें बताना है कौन आया पहले, करेक्ट सीक्वेंस। हाँ, करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है इंडेक्सेस को। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आया परचेजिंग पावर, सॉरी पर कैपिटा इनकम, परचेजिंग ही चढ़ गया मुंह पे। दूसरा आ गया परचेजिंग पावर पैरिटी। थर्ड वन इज ह्यूमन पावर्टी इंडेक्स एंड लास्ट वन इज दिस मल्टी डायमेंशनल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वन ओ सॉरी BCD वुड बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। क्वेश्चन नंबर 23, अब ये कुछ स्कीम्स हैं, ठीक है ना, और ये कुछ इसमें से बहुत सारी रीसेंट भी हैं। जैसे अगर आप पीएम स्वनिधि को देखोगे तो ये बहुत रीसेंट की है, कोविड के टाइम के आसपास की है। ये स्ट्रीट वेंडर्स के है और ये बहुत न्यूज़ में भी रही है। तो सी का तो 2 है, ठीक है, इसमें भी है, इसमें भी। और देखो उड़ान इज बेसिकली और रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम फॉर स्पीडियर ट्रेवल, तो ए का है 3, ए का 3, सी का हमारा 2, ए का 3 देखो, और कहीं नहीं है ना, ये हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ देखो, ये मैंने ये फटफट एलिमिनेशन से ही मतलब उससे किया है कि मतलब कौन सी चीज़ मिल जा रही है, उससे हो गया। और ये ज्ञान भारतम मिशन इज बेसिकली दिस documentation and conservation of manuscripts and स्वामित्व is basically your housing sector scheme। ठीक है ना, तो schemes अभी उनके years are also important, वो किससे, मैंने कहा ना किससे related हैं। ठीक है ना, ये भी important है। ठीक है, जैसे उड़ान है वो न्यूज़ में भी था, तो थोड़ा इजी रह जाए सॉल्व करने में। क्वेश्चन नंबर 24, Kuznets hypothesis predicts that rising income initially worsen inequality before improving it। अच्छा ठीक है, पहले वो वर्स मतलब वो inequality को और ज़्यादा खराब करती है, मतलब और बढ़ाती है improve करने से पहले। But recent Indian evidence shows persistent inequality because growth has been concentrated in capital intensive sector। मतलब जहाँ पे कैपिटल ज़्यादा है वहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ है। ठीक है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा है एंड देयर इज persistent inequality। What does this imply about the Kurznet curve? Kuznets hypothesis applies for small economies. It applies only to Asia. It is relevant to agricultural economies only. It will operate properly under certain economic condition। Okay, the answer is it will operate properly under certain economic conditions। Question number 25, very very important, very very important, रिपीट होता है ये। ठीक है ना, इसमें देखिए जो ब्रुकलिन रिपोर्ट है वो भी आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में, या चलो मैंने लिख ही दिया, अवर कॉमन फ्यूचर इज बेसिकली द नेम, मतलब जो रिपोर्ट है ब्रुकलिन रिपोर्ट का जो नाम है बेसिकली वो अवर कॉमन फ्यूचर है, सॉरी अवर कॉमन फ्यूचर, बोल फ्यूचर रही हूँ, लिख रिपोर्ट रही हूँ। तो ब्रुकलिन रिपोर्ट इज बेसिकली रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो ये तो 4 हो जाएगा, एक ही में 4 आ रहा है। ए का 4 है, बी का 1 है। ठीक है, साइलेंट स्प्रिंग इज बेसिकली यूज ऑफ पेस्टिसाइड से रिलेटेड है, और इकोनॉमीज ऑफ वेलफेयर इज बेसिकली टैक्सेशन ऑफ पॉल्यूशन, तो ये हो जाएगा हमारा 1, ये 2, ये 3। ठीक है ना, एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें देखिए जो ये सी है और ए है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एनवायरमेंट से रिलेटेड लॉज एंड एक्ट्स जब हम पढ़ते हैं ना तो ये उसमें आता है।
अभी देखो मैंने आपको पहले ही मेंशन किया था कि रोस्टो के जो स्टेजेस हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की वो पूछी जाती हैं। राइट आंसर इज ट्रेडिशनल, ट्रांजिशनल, टेक ऑफ, मैच्योरिटी, हाई मास कंजम्पशन। ओके, तो दैट वुड बी द राइट आंसर। तो ये पीवाईक्यू भी है, आई थिंक डेवलपमेंट एंड लेबर स्टडीज में ही पूछा गया है या फिर कहीं और किसी एग्जाम में आया होगा, बट इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, और इसके रिपीट होने के भी चांसेस होते हैं, तो आप इसको देख सकते हो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी कब आई? 2013 की पॉलिसी है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, 2013 में ये आई, अडॉप्ट हुई। क्वेश्चन नंबर 28, मैच द फॉलोइंग है गवर्नमेंटलिटी, ये कुछ कॉन्सेप्ट दे रखे हैं और इधर हमारे इस कॉन्सेप्ट के वो दे रखे हैं, मतलब कुछ एक्सप्लेनेशंस एंड ऑल दैट। तो ये एक्सप्लेनेशंस हैं, ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसे गवर्नमेंटलिटी क्या होता है, ये टेक्नो मैनेजरियल रैशनैलिटी ऑफ स्टेट है, तो ए का 2 है। ठीक है, ये हो जाएगा। पोस्ट अभी बाकी भी चेक कर लेते, देखिए जैसे डी का 4 हो सकता है, डी का 4 ही है, नेटवर्क्स एंड ट्रस्ट इन सोसाइटी, बिकॉज सोशल कैपिटल का मतलब ही यही होता है, योर नेटवर्किंग, योर सोशल रिलेशनशिप्स। ठीक है ना, किस तरीके से आप लोगों के साथ रिलेशनशिप बिल्डअप कर पा रहे हैं जिसकी वजह से आपको आगे जिंदगी में मदद हो सके, तो दिस इज डी का तो 4 ही है वैसे भी। एंड ये क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट इज बेसिकली लिबरलाइजेशन एंड ऑस्टेरिटी मेजर्स, एंड पोस्ट डेवलपमेंट इज डिस्कोर्स। तो इसका हो जाएगा 2, 1, 3 एंड 4। ठीक है ना, और सोशल कैपिटल ध्यान रखिएगा, इसका मतलब सोशल, देखिए ये सब कुछ चीजें हैं जो रिपीट हो सकती हैं, रिपीट होती भी हैं। ठीक है, इसलिए मैं बता रही हूँ, और ये मैक्सिमम लोग की इजी है नहीं आएगा, ये आ सकता है, 100% आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29, फॉलोइंग आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी फाउंड इन स्कूल एंड कॉलेजेस। डिवीजन ऑफ लेबर होता है, हायरार्की ऑफ अथॉरिटी इज मिसिंग, नहीं भाई, प्रिंसिपल होता है, एचओडी होता है, ठीक है ना, वाइस चांसलर होता है, ये तो ब्यूरोक्रेसी। और स्कूल एंड कॉलेजेस में ब्यूरोक्रेसी मतलब रूल्स रेगुलेशंस, हायरार्की, ये सब चीजें, ये सब कर ब्यूरोक्रेसी का बेसिकली क्या मतलब है, जो मतलब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, रूल्स रेगुलेशंस, हेड होगा कोई ना कोई, मतलब लीडरशिप होगी या लीडर होगा कोई। ठीक है ना, तो ये सब इनफॉर्म मतलब सॉरी कैसे रिलेशंस होंगे, तो इनफॉर्म सॉरी फॉर्मल रिलेशन होंगे, इनफॉर्मल नहीं, फॉर्मल रिलेशंस होंगे लोगों के बीच में। तो ये सब चीजें हैं, रिटर्न रूल्स एंड ये तो है, सही है। एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ऑन टेक्निकल क्वालिफिकेशन, तो ACD इज राइट, ACD इज राइट, बी इज फॉल्स, बिकॉज ये तो जरूरी है, हेड होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर एंड 30 है ना, क्वेश्चन नंबर 30, रिसर्च शो करती है दैट द अर्बन स्पेसेस इन इंडिया रिप्रोड्यूस कास्ट हायरार्की थ्रू रेसिडेंशियल सेग्रीगेशन, ऑक्यूपेशनल स्ट्रैटिफिकेशन, एक्सक्लूजन फ्रॉम फॉर्मल लेबर मार्केट। व्हाट डज दिस एक्सप्लेन, कि जो अर्बन स्पेसेस हैं मतलब शहर हैं, वो कास्ट हायरार्की को भी प्रोड्यूस करते हैं, रेसिडेंशियल सेग्रीगेशन भी करते हैं, ऑक्यूपेशनल स्ट्रैटिफिकेशन भी करते हैं, और एक्सक्लूजन भी करते हैं, लोगों को मतलब उनका निकाला भी करते हैं फ्रॉम फॉर्मल लेबर मार्केट। तो ये क्या चीज इंप्लाई कर रहा है, मिथ को अप्लाई बता रहा होगा, कास्ट फ्री सिटीज या रूरल कास्ट डोमिनेंस, मार्क्सिस्ट क्लास थ्योरी या स्टेट न्यूट्रलिटी। द आंसर इज मिथ, की झूठ है, ये एक कल्पना है, कि मिथी है ये। ठीक है ना, कि ऐसा कुछ है। देखिए ये बहुत ही ज्यादा वैसा क्वेश्चन है कि मतलब इसमें आपको कुछ पढ़ना नहीं है, अब इसको कहाँ से, ये कोई आप मटेरियल कोई नहीं पढ़ सकते इसके लिए। ठीक है, आप पढ़ लोगे, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है क्वेश्चन। असर्शन रीजन जो आप जैसे जितने भी अभी तक आपने सॉल्व करें या आगे आप सॉल्व करोगे, वो सब आपकी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे होगा, वो आपका कोई फैक्चुअल नॉलेज आपको नहीं चाहिए उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 31, assertion reason, absolute poverty refers to the minimum level of subsistence that no family should be expected to live below. एकदम सही है। Commonly used measure of absolute poverty is the government's declared poverty line, a money income figure reflecting a certain level of consumption requirement. This is also correct. ठीक है ना, A and R, but it is not an explanation. Okay, question number 31, this is not an explanation. ठीक है, the answer would be A and R are correct, but R is not the correct explanation of A. यहाँ पे देखो ना, बिकॉज लगाओ, यहाँ पे बिकॉज लगाओ कि एब्सोल्यूट पावर्टी का रेफर करता है ये बिकॉज कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ एब्सोल्यूट पावर्टी, ये सब है, ऐसा नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ओके, ये कुछ प्रोग्राम्स हैं, स्कीम्स हैं, पॉलिसीज हैं दे रखे हैं, और ये इनके ईयर दे रखे हैं। ठीक है, और मैं अभी आपको बताती हूँ, इसमें एक जादू मैजिक दिखाती हूँ मैं आपको इसका क्वेश्चन का, बिकॉज व्हेन आई वाज सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, ठीक है, मैंने वही अपना दिमाग लगाया कि मुझे कौन सा वाला आता है, मुझे बी आता है, EPF। ठीक है, ये मैं 100% श्योर हूँ कि ये 1952 है, बिकॉज हम लोग जो लेबर लॉज और लेबर एक्ट्स पढ़ते हैं उसी का पार्ट है। जैसे ट्रेड यूनियन एक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रेड यूनियन जो 1926 का है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इवन जब मैंने भी पेपर दिया था, ट्रेड यूनियन एक्ट 2 बार आया था क्वेश्चन में, मतलब एक बार तो अलग से पूछा था कि ट्रेड यूनियन एक्ट किस किस साल में आया, और एक में वैन द फॉलोइंग में आ गया था, तो मैंने उसी बेसिस पे कर लिया था क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो बी का 2 है, देखो बी का 2 है, यही जादू है। अगर आपको ये बात पता है, और ये कॉमन टॉपिक है, ये आपको अगर आप DLSM का पेपर दे रहे हो, डेवलपमेंटल लेबर स्टडीज का पेपर दे रहे हो, तो आपको लेबर लॉज और ये सब तो पढ़ के जाने ही जाने हैं, मतलब इनके ईयर पढ़ लो, थोड़ा बहुत इनके बारे में पढ़ लो, देखो उस बेसिस पे सॉल्व हो गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो A का 1 है, B का 2 है, C का 4 है, ठीक है, और ये 3 हो जाएगा।
बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है एक तरीके से, ठीक है। आपको सबको सब कुछ नहीं आता होगा, बट पेशेंस रखना पड़ेगा। डेवलपमेंट लेवल स्टडीज का पेपर इज इक्वल टू पेशेंस अकॉर्डिंग टू मी। अगर आप पेशेंस रख रहे हैं तो आप ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व मैक्सिमम कर लोगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर टू रीच अ सोल्यूशन टू सोशल प्रॉब्लम। अब ये देखिए, ये भी आपका अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे क्वेश्चन है। अब ये यहाँ कहीं से पढ़ थोड़ी लोगे ये क्वेश्चन आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर टू रीच अ सोल्यूशन टू द सोशल प्रॉब्लम्स, सोसाइटी का प्रॉब्लम। इनविजिबल हैंड, जो कि एडम स्मिथ ने दिया हुआ है, ठीक है। एडम स्मिथ है, सॉरी। मल्टी फैक्टर अप्रोच, इंटर रिलेटेडनेस, रिलेटिविटी, ठीक है। तो ये सब सही है, बट यहाँ पे इनविजिबल हैंड वुड बी द करेक्ट, मतलब वुड बी द करेक्ट आंसर, बिकॉज इट इज नॉट कंसीडर टू रीच अ सोल्यूशन। ये तो मार्केट के लिए है ना, इनविजिबल हैंड इज बेसिकली फॉर मार्केट। मार्केट का सोल्यूशन ये आ गया तो इकोनॉमी में आ गया ये सब तो, ठीक है। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 34। Question number 34. The traditional neoclassical growth theories assert that output growth results from increase in labor quantity, decrease in labor quality, increase in capital, improvement in technology. The answer is A, C, and D, because labor quality ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो A, C, D would be the right answer. Okay. Next is question number 35, sustainable development. The concept of sustainable development. Again, it's a PYQ. अगर PYQ नहीं भी है, because अभी मुझे याद नहीं आ रहा कि पुराने सालों में बहुत, मतलब ये सब क्योंकि क्वेश्चंस कहीं ना कहीं डायरेक्टली पूछे गए हैं, इसलिए मैं इनको PYQ बोल रही हूँ। डायरेक्टली ऐसा नहीं हो सकता, मैथ द फॉलोइंग में कहीं पूछ लिया गया हो या क्या। तो ये जैसे ब्रुथलैंड रिपोर्ट मैंने बोला, ठीक है, और उसका ईयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट कब आई, सॉरी, डेवलपमेंट गोल्स कब आए, कितने गोल्स होते हैं, 17 गोल्स होते हैं, कौन से ईयर में आए, कितने सालों तक के लिए हैं। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2015 से 2030 तक के हैं। ये सब इंपॉर्टेंट है, इसलिए आई एम अगेन एंड अगेन रिपीटिंग। हो सकता है आप इरिटेट हो गए हो, बट अगेन अगेन इसीलिए रिपीट कर रही हूँ मैं। क्वेश्चन पेपर आप कहीं और किसी जगह से भी सॉल्व कर सकते हो, खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, गूगल पे भी आंसर चेक कर सकते हो, बट आई एम एक्सप्लेनिंग दिस बिकॉज, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ माई एक्सपीरियंस, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन। द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट दैट सीक्स टू, देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन है, ये जो आगे लिखी है, दैट सीक्स टू मीट द नीड्स ऑफ एन एस्पिरेशन ऑफ द प्रेजेंट। मतलब आज की जनरेशन की नीड्स को, एस्पिरेशंस को पूरा करेगा, जरूरतों को पूरा करना, without compromising the ability of future generation to meet their own needs, was popularized by whom? तो ये बताना है। वर्ल्ड बैंक है, एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट कमीशन है, एशियन डेवलपमेंट है, क्या IMF है? द आंसर इज वर्ल्ड कमीशन ऑन द एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट वुड बी द राइट आंसर। एंड यस, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब यही है कि आप जैसे चीज़ों को यूज़ करिए, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करिए, पर उन्हें गंदा ना करिए, उन्हें खराब ना करिए। ऐसा नहीं करिए कि आप जैसे बहुत लोग पहाड़ जाते हैं, ठीक है, इतना ज़्यादा वहाँ पे कूड़ा कचरा गिरा रखा है, प्लास्टिक गिरा के आ जाते हैं। भाई वो इसीलिए नाराज ज्यादा हो रहे हैं क्योंकि आप गलत कर रहे हो उनके साथ। आगे जाके क्या होगा, वो रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे, आप अपने बच्चों को कहाँ घुमाने लेके जाओगे? इतनी गर्मी क्यों हो रही है, इतना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है? इसीलिए हो रही है क्योंकि हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 36। द नेसेसरी कंडीशन फॉर टैकलिंग पॉवर्टी एज स्पेल्ड बाय वर्ल्ड बैंक क्या है? प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी, प्रमोटिंग माइग्रेशन, फैसिलिटेटिंग एम्पावरमेंट, एनहांसिंग सोशल सिक्योरिटी, ठीक है ना। एंड दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट, अपॉर्चुनिटी। माइग्रेशन क्यों ही करेंगे, ठीक है ना। तो ए सी एंड डी, ए सी डी, ठीक है। सॉरी सॉरी, गलती हो गया। Question number 37. The statement, the state is a relation of man, men dominating men, a relation supported by means of legitimate violence is given by whom? ये याद रख लीजिए, ये कार्ल मार्क्स के द्वारा, सॉरी, मैक्स वेबर के द्वारा दी गई स्टेट की एक तरीके से डेफिनेशन है, ठीक है ना। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। ईयर पूछ लिया है, ठीक है, और ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। ये इजी क्वेश्चन है, ये मेरे नॉलेज में ही बहुत इजी क्वेश्चन है क्योंकि ये सब चीज़ें हम बार बार पढ़ते हैं। सर्व शिक्षा अभियान सबसे इजी 2001, इसको लिख लो 4। लेबर कोड अभी रिसेंट में आए हैं, मैंने स्टडी मटेरियल में भी ये चीज़ मेंशन करी है, इसीलिए मेंशन करी थी मैंने। एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, सी का 1 है, देखो सी का 1 है, सी का 1 है, बाकी कोई है ही नहीं। ये इस बेसिस पे भी हो जाएगा। और स्टडी मटेरियल जब मैंने इस साल का डिस्कस किया था, उसमें सबसे पहली चीज़ मैंने लेबर कोड के बारे में बात करी थी, जो कि नवंबर 2025 में लागू हो चुका है। लेबर कोड 2020 का अगर आपको पता हो तो वो अभी लागू हो चुके हैं नवंबर 2025 में, ठीक है। तो ये हो जाएगा सही। ए का 3 है, ये देखो 2005 का है। ये आईसीडीएस है, आईसीडीएस, ये हम लोग पढ़ते हैं। मैं जब सोशल वर्क कर रही थी तो बहुत बार पढ़ते थे, 1975। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पीवाईक्यू है, दिस इज ऑल्सो अ पीवाईक्यू। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो बार बार पूछी गई हैं। सर्व शिक्षा अभियान, लेबर कोड अभी नया आया है, मतलब अभी रिसेंट में, मतलब अभी इस पेपर में नया है, अगले साल अब रिपीट होता रहेगा। आईडीसी आईसीडीएस अलग से, मतलब अलग से क्वेश्चन पूरा कि आईसीडीएस केम इन विच ईयर, ठीक है। ये ऑप्शन 4 दे देंगे, 1975 वुड बी द राइट आंसर। और ऑप्शन भी ऐसे देंगे, मतलब आसपास का, 1971, 1976, 1978, इस तरीके से, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू है, ये इंपॉर्टेंट है। 39 क्वेश्चन। To understand the standard of living across countries, one should look at per capita income across countries based on standard international currency, ठीक है। Purchasing power, सॉरी, parity देखनी चाहिए, head quote index, ये सब नहीं। A and B would be the right answer.
क्वेश्चन नंबर 40 अंडर VBGRAMB विच इज विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, इसका फुल फॉर्म मैं बोल रही हूँ, आप लिख लो, ठीक है। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, ठीक है। मैं मेरा मन नहीं है लिखने का, ठीक है। तो वो जो है उसके हिसाब से द नंबर ऑफ डेज ऑफ गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट इन अ फाइनेंशियल ईयर पर हाउस होल्ड कितना है, एटलीस्ट कितना है, 100 डेज, 150, 180, 125। एंड इट ऑल्सो इसने रिप्लेस किया है किसको, 100। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा पड़ा पड़ा लगेगा कि 100 डेज हम करते थे, बट वो 100 डेज जो था वो मनरेगा में था, MG नरेगा में था, ठीक है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल डेवलपमेंट, ओ सॉरी, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट जो था ना, उसमें था 100 डेज। और 100 डेज किस लिए, मतलब सॉरी, एम्प्लॉयमेंट किसके लिए मिल रही है, अनस्किल्ड, अनस्किल्ड मैनुअल वर्क के लिए मिल रही है, ठीक है। सॉरी, ऊपर हो गया, मैनुअल वर्क के लिए मिल रही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इस पे आगे क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि मनरेगा पे पहले बन चुका है, मेरे पेपर में भी आया था मनरेगा के ऊपर क्वेश्चन। ईयर भी पूछ लेते हैं, मनरेगा का ईयर बताइएगा मेरे को, ठीक है। Question number 41. Assertion and reason. There is increase in volatility in the global financial market. मैं थोड़ा कभी-कभी अटक जाती हूँ. In recent year, there has been a greater geopolitical stability. No, this is instability. This one would be wrong. And trade policy certainty. No. Geopolitical instability है. ये trade policy certainty तो है ही नहीं. कितना ज़्यादा जो है वो टैरिफ लगा रखा है ट्रम्प ने, ठीक है। तो सर्टेनिटी तो है ही नहीं, सब चीज़ें अनसर्टेन है। तो ए सही है, बी गलत है, ओ सॉरी आर गलत है। वो ए बी की आदत पड़ गई ना, मैं क्या करूँ। 42 क्वेश्चन, सीजनल एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि हमें अनएम्प्लॉयमेंट की आदत है सॉरी पढ़ने की आदत है। क्वेश्चन ज्यादा उसी में बनते हैं। इन रीसेंट इन सॉरी इन रूरल एरियाज इज अंडरस्टूड एज अनलिमिटेड सप्लाईज ऑफ लेबर, डिमांड ऑफ एग्रीकल्चर लेबर राइजेस पीरियोडिकली फॉर सम मंथ्स, लाइक फॉर एग्जांपल समर सीजन में जो क्रॉप्स उगती हैं उस टाइम पे पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट होता है, फिर विंटर्स में विंटर्स के लिए एम्प्लॉयमेंट। तो सीजनल इज बेसिकली कि जो जिस सीजन में जो उग रहा है उस हिसाब से। सप्लाई ऑफ अनऑर्गेनाइज लेबर इन अर्बन एरियाज डिक्रीज पीरियोडिकली फॉर सम मंथ्स, ऑफ कोर्स यहाँ इंक्रीज होगा तो यहाँ घट जाएगा। जो लेबर शहरों में बिल्डिंग बनाने का काम करता है ऑफ सीजन, ठीक है, वो सीजन आने पर खेती करने जाएगा ना, एग्रीकल्चर करने। तो बी एन सी वुड बी द राइट आंसर। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट तो नहीं भैया, गलत हो जाएगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है। बी एन सी वुड बी द राइट आंसर। 42। Question number 43. In feminist development economics, unpaid domestic and care labor is seen as subsidizing capitalist accumulation because it reproduces the labor force without compensation. What does this indicate? Feminine withdrawal from labor, hidden labor exploitation, labor aristocracy, structural employment. The answer is hidden labor exploitation. Okay, good question. Very good question. Question number 44. Again, assertion and reason. Educated farmers is easily adopt new agriculture techniques and new methods of production बिकॉज, क्यों इसके बाद बिकॉज मैंने लगाने को बोला ना, तो बिकॉज लगाओ। बिकॉज एजुकेशन वाइड करता है उनका ओरिजिन ऑफ नॉलेज ऑफ फार्मर्स बाय एनेबलिंग देम टू ओवरकम इग्नोरेंस। यस, बोथ इज करेक्ट एंड ए इज द सॉरी ए एंड आर, मतलब आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 45। अब हमें अरेंज करना है इन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो सबसे पहले हमारे आए मालथस महाराज, ठीक है। इन्होंने पॉजिटिव एंड प्रिवेंटिव चेक्स दिया हुआ है। मैं इसलिए बता रही हूँ बिकॉज ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ये इनका याद रखिएगा, ये एस से इंपॉर्टेंट है, मतलब ये आपसे कभी भी वाईक्यू पूछा जा सकता, मतलब क्वेश्चन सॉरी आगे क्वेश्चन से पूछा जा सकता है। ये प्रिवेंटिव एंड पॉजिटिव चेक्स दिए हैं, कभी किसके बारे में डिस्कस करेंगे, इन दोनों का क्या मतलब है। दूसरा हमारे आ जाते हैं ये स्प्रिंग हो गए, बी आया, ए आया, फिर हमारे ये हो गए 3 एंड दिस वन इज 4, तो BADC, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46। सोशल एक्सक्लूजन थ्योरी हेल्प्स एक्सप्लेन कास्ट बेस्ड लेबर सेग्रीगेशन, एकदम सही। Exclude because exclusion emphasize relational barriers that prevent equal access to opportunities and resources. बिल्कुल सही बात है। A and R are correct and R is the correct explanation of A. क्वेश्चन नंबर 47, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47। अनेमिया मुक्त भारत कैंपेन इज लॉन्च टू रिड्यूस एनीमिया इन वेरियस ग्रुप। द स्ट्रेटजी क्या है? 4 टारगेट बेनिफिशियरीज, 4 इंटरवेंशन, 4 इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म। आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दीज थिंग्स, लाइक 4 5 6 8, तो क्या है? 6 वुड बी द राइट आंसर। टारगेट 6 टारगेट beneficiaries, 6 interventions and 6 institutional mechanisms. Question number 48. The law of nature teaches all mankind that no one ought to harm another in his life, liberty, health and possession. एकदम सही है। All beings get equal opportunity। नहीं भाई, गलत बात है। Inequality exist करती है, हर किसी को equal opportunity नहीं मिल रही है, ठीक है। बॉलीवुड को ही देख लो, ठीक है। तो A and R, A is correct, R is not correct। तो explanation R जब गलती हो गया तो explanation वाली बात ही खत्म हो गई। 48 हो गया, ठीक है। 49 देखो, मैथ द फॉलोइंग आ गया, ठीक है। 49, दिस इज 49।
लिस्ट 1 लिस्ट 2 ओके। तो देखो माल्थस का मैंने आपको बताया ना पॉपुलेशन थ्योरी दी है, तो डी का 2 कर दो। देखो इससे हो गया ना। कह रहे ना कुछ चीजें बहुत कॉमन है, एलिमिनेशन मेथड से हो जाएगा। आपको कुछ ना पता हो, जैसे अब तो आपको रोस्टो का पता है कि स्टेजेस है, अगर मान लो वो आपको नहीं भी पता था, तो अब इससे पहले क्वेश्चन आया था स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, तो पेपर में दिमाग लगा के आप स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इस क्वेश्चन पे वापस आके सॉल्व कर सकते थे वहां, क्योंकि दे रखा है क्वेश्चन में, डायरेक्ट दे रखा है स्टेजेस बताओ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ की। तो यही तो है, एडम स्मिथ फ्री मार्केट दिए हैं, और ये हमारे 3 हो जाएगा। तो देखो A3 B4 कंपेयर कर लो, C1 और D2। ठीक है, तो देखो एक से सॉल्व हो गया, सिर्फ मेरे डी को 2 करने से सॉल्व हो गया। देखो डी का 3 होगा नहीं, गलत बात हो जाएगी। ठीक है, 4 है नहीं, स्टेजेस उनको दे रखे हैं, तो इस तरीके से एलिमिनेशन करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 50, स्टेटमेंट किसने दी है? द सीड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटलिज्म लाइज विद इन इट, हु सेड दिस? दिस इज द फेमस स्टेटमेंट बाय कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के कुछ इंपॉर्टेंट, मतलब इन जो इनकी स्टेटमेंट्स होती है ना कैपिटलिज्म से रिलेटेड, मोड ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड, ये इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51, इनफॉर्मल सेक्टर, लाइक आप ठेला लगाते हो या आप रिक्शा चालक है कोई, तो वो इनफॉर्मल सेक्टर है। एक्सपेंशन इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया ले लो, इज लिंक्ड टू फर्म्स एक्सटर्नलाइजिंग रिस्क एंड लेबर कॉस्ट। ठीक है, आउटसोर्सिंग, आउटसोर्सिंग का मतलब है लाइक फॉर एग्जांपल बांग्लादेश में आप देखोगे H&M अपना फैक्ट्री खोलता है या दूसरी क्लोथिंग ब्रांड है, क्यों? बिकॉज वहाँ पे लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा कम है, बहुत कम पैसा देना पड़ता है, वैसे भी बेचारे वो अनएम्प्लॉयड हैं, कितना व्यक्ति आजकल अनएम्प्लॉयड चल रहा है, और ऊपर से उनकी लेबर कॉस्ट इतनी ज्यादा करीब है, गरीबी है, पावर्टी है, तो उनको जितना पैसा मिलता है उतने में खुश हो जाते हैं। तो इसीलिए जो H&M जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो अपना आउटसोर्स कर देती है अपना काम। अलाउज फर्म्स टू बाईपास लेबर लॉज एंड शिफ्ट एम्प्लॉयमेंट एंड सिक्योरिटी ऑन टू वर्कर्स, एकदम सही है, तो ए और बी तो सही है। ठीक है, एंड दिस इज द राइट एक्सप्लेनेशन ऑल्सो। ओके, तो ऑप्शन 1 वुड बी राइट। क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट 52, which of the following states stood first in the latest panchayat evolution index calculated by Indian Institute of Public Administration and Ministry of Panchayati Raj released in 2025? This is Karnataka. Okay, कर्नाटका एंड सेकंड नंबर पे आई थिंक दिस केरला, लेकिन फर्स्ट नंबर पे कर्नाटका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53, कोपेनहेगन सॉरी कमिटमेंट मेड इन द कोपेनहेगन डिक्लेरेशन क्या है? IMF एंड वर्ल्ड बैंक शुड फैसिलिटेट फ्री ट्रेड, ओवरऑल डेवलपमेंट एड शुड बी इंक्रीज फॉर स्पेंडिंग इन एरियाज ऑफ पब्लिक पॉलिसी, सॉरी सोशल पॉलिसी, फुल एम्प्लॉयमेंट टू बी गिवन प्रायोरिटी, यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन। द आंसर इज B, C एंड D बिकॉज दिस वन इज रॉन्ग। ओके, क्वेश्चन नंबर 54, मैच द फॉलोइंग। तो इसमें जो तोदारों हैं वो माइग्रेशन, ठीक है, रूरल अर्बन माइग्रेशन। AG फ्रैंक इज बेसिकली डिपेंडेंट डेवलपमेंट। SC कर्जर इज बेसिकली इनकम इनक्वालिटी एंड सामिरामिन इज अनइक्वल एक्सचेंज। तो आंसर वुड बी 2 1 हाँ 2 1 3 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55, Escobar's post-development critique argue that development discourse function as scientific project, neutral set of policy instrument, a system of power that construct underdeveloped nation, या फिर a strategy for global trade expansion? Okay, the answer is a system of power that constructs underdeveloped nations. ठीक है, this would be the right answer. तो ये डेवलपमेंट मॉडल्स हैं, एक मिनट, बहुत सारे डेवलपमेंट मॉडल्स हैं, ठीक है ना, डेवलपमेंट थ्योरीज मॉडल्स कुछ भी कह लो, तो उनके वन ऑफ द मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट है ये सब। क्वेश्चन नंबर 56, सबसे पहले क्या आया? ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है। तो हमारा ये क्या बोलते हैं, सबसे पहले आया हमारा ये राइट टू इंफॉर्मेशन विच इज 2005, आई थिंक सो, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। एंड दिस इज 2, फिर आया हमारा 2 C D C D B A, ये हमारा हो जाएगा 3, और ये इतने सारे क्वेश्चन हो गए मेरे हाथ नहीं चल रहा होगा ठीक है, ओके 56 हो गया। Next question is question number 57. In most economies, labor is exploited by capitalists. Okay, the middle class does not exist. ये गलत बात है भाई, मिडिल क्लास तो है ही, मिडिल क्लास का ही तो सब जगह प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक है, आदमी चिल्लाता है इसलिए है। तो A is correct, R is not correct. Question number 58. Which of the following economists mention invisible hand? Invisible hand हो गया, laser फेयर हो गया, ये सब किसने दिया है? ये सब दिया है एडम स्मिथ ने। वेरी इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 59, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें पब्लिकेशन को अरेंज करना है। सबसे पहले आए डोमर, दूसरी बार आए मृदाल, फिर उसके बाद रोल्स, एंड लास्ट वन इज अमर्त्य सेन। ए वुड बी द लास्ट। अगर हमें ये भी पता हो कि अभी रिसेंट का ही काम है इनका, मतलब अमर्त्य सेन का, मतलब रिसेंट इन द सेंस को एंड में आए हो। ठीक है, 60th क्वेश्चन, करेक्ट सीक्वेंस में हमें अरेंज करना है ट्रेड थ्योरीज को। ओके, तो हमारे सबसे पहले आया एब्सोल्यूट एडवांटेज, सेकंड इज कंपैरेटिव, एंड देन केम दिस स्पेसिफिक फैक्टर, सॉरी स्पेसिफिक फैक्टर्स मॉडल, एंड फोर्थ वन इज दिस। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 2, D, B,
सी ए। क्वेश्चन नंबर 61, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज मेजर्ड बेस्ड ऑन फॉलोइंग वेरिएबल्स। कौन से वेरिएबल्स? ये इंपॉर्टेंट है, ये पीवाईक्यू है, जो भी कह लो इसको, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। पैरामीटर्स आपको पता होने चाहिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के। तो इसका जो पैरामीटर है वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशनल अटेनमेंट है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। तो ये है, ठीक है। 62, और वो बहुत ईजी क्वेश्चन भी है। एसडीआई रिपीट होता है, ये रिपीट होता है, इट्स ऑल्सो ईजी फॉर नाउ, ठीक है, क्योंकि रिपीट हो चुका है, इतनी बार देख चुके हैं, इसीलिए पेपर एनालिसिस करना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 62, लेस गवर्नमेंट्स ऑफ लेस डेवलप्ड कंट्रीज मस्ट इनएविटेडली assume an active responsibility for future well-being of their countries. Yes, बिल्कुल। such because such countries are not preoccupied with problems of debts। अरे नहीं भाई, हैं प्रॉब्लम, इन्हीं सबका तो प्रॉब्लम है, तभी तो लेस डेवलप्ड है। ये सही है, और गलत है? ठीक है। 63 क्वेश्चन, सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है ना, सबसे पहले कूले जी आए, उसके बाद मीड आए, फिर हमारे ये हो गए गॉफमैन। गॉफमैन का ध्यान रखेगा, आगे अब अगले सालों में पूछा जा सकता है। इम्प्रेशन मैनेजमेंट, बैक स्टेज, मैं उससे पहले लिख धीरे पा रही हूँ पर आप सुन पा रहे होंगे, फ्रंट स्टेज, ये सब चीज़ें, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है इनके। स्टिग्मा, असाइलम, ये सब पूछा जा सकता है, ये सब बस कीवर्ड सब ध्यान रखेगा। एंड फोर्थ वन पियाजे होगा, तो हमारा हो जाएगा डी, डी और ये ए, फिर तो वन, DACP। क्वेश्चन नंबर 64, फॉलोइंग इज द कोर इनपुट इंडस्ट्री। इसमें से इनपुट इंडस्ट्री कौन सी है? सीमेंट है और स्टील है, ठीक है, A और D। क्वेश्चन नंबर 65, अच्छा, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट हैज इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। आंसर इज HDR रिपोर्ट, सॉरी, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2010। Question number 66. Urban migration pattern in India increasingly reflects circular and seasonal flow rather than permanent relocation. Yes. Because poor housing rights, informal employment and rural debt cycle restrict long term. Yes. उनको रहने ही नहीं देते हैं, ये सब प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट कर रही हैं, इसलिए ये आंसर सी, और सॉरी, वन वुड बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67. During British occupation of India, the new social classes and urban areas consistent mainly of अर्बन एरियाज में सोशल क्लासेस, मॉडर्न क्लास ऑफ कैपिटलिस्ट, वर्ल्ड वर्किंग क्लास, पेटी लेबर्स, सॉरी ट्रेडर्स, एंड ये गलत हो जाएगा, तो ABC वुड बी द राइट आंसर। अर्बन एरियाज है, देखो यहाँ पे कीवर्ड दे रखा ना, अर्बन एरियाज। क्वेश्चन नंबर 68, डिपेंडेंसी थ्योरीज जैसे कि जनरल फ्रैंक आर्ग्यू दैट अंडर डेवलपमेंट क्यों होता है? कल्चर बैरियर्स की वजह से, इनसफिशिएंट मॉडर्नाइजेशन, इंटीग्रेशन इनटू ग्लोबल कैपिटलिस्ट सिस्टम, या लैक ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट? दिस वुड बी द राइट आंसर, इंटीग्रेशन इनटू वर्ल्ड, सॉरी, ग्लोबल कैपिटलिस्ट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 69, हमें बताना है लोकसभा की सीटें असेंडिंग ऑर्डर, मतलब छोटे से बड़े में जाना है। सबसे बड़ा तो देखो महाराष्ट्र है, तो सी वुड बी द लास्ट, इन दोनों में से कोई एक होगा। उसके बाद उससे थोड़ी कम इनमें वेस्ट बंगाल में है, तो ए वुड बी द राइट, ठीक है, दोनों में ही है। अब हमें इनमें डिसाइड करना है, सबसे कम है आंध्र प्रदेश में, तो बी वुड बी द राइट आंसर। एक मिनट, हाँ, बी वुड बी द राइट आंसर, ठीक है, मुझे लगा ऑप्शन ही नहीं है 69। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है कौन से पहले आए, तो देखिए सबसे पहले प्लेटो आए, फिर अरिस्टो आए, फिर ये, सॉरी, ये मार्क्स, और ये फोर्थ वन इज राइट, तो डी, यही हो गया, डी से पता चल गया, DACB। गरीबी हटाओ, मैंने बोला ना 5 ईयर प्लान आर इंपॉर्टेंट। अब बताओ, गरीबी हटाओ आंदोलन जो है वो इंदिरा गांधी के टाइम में आया है, इंदिरा गांधी के टाइम में फिफ्थ 5 ईयर प्लान में ये चीज आई है, ठीक है। फिर आता है हमारा, इसमें से कौन सी चीज इनकरेक्ट है? 72, प्रिमिटिव कम्युनिटी द majority of means of production commonly कॉमन प्रॉपर्टी थी, ठीक है। वैसा स्लेवरी बोथ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, स्लेव ओनर की प्रॉपर्टी है, ठीक है। अंडर फ्यूडलिज्म लैंड इज कम्प्लीटली ओन्ड बाय स्टेट, नहीं। अंडर कैपिटलिज्म प्रोडक्शन इज अंडरटेकन मेनली टू एक्सचेंज, यस, तो 3 वुड बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73, देखो 5 ईयर प्लान फिर से आ गया। अब देखो जो सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ तो हमें ऊपर अभी हमने डिस्कस कर लिया, गरीबी हटाओ, तो सेकंड थर्ड फोर्थ और सिक्स बताना है। देखिए सेकंड हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन है, तो D1 और पहले हो जाएगा, फिर C है, मतलब ये 1, ये 2, दिस इज, हाँ, 3 4, उल्टा ही दे रखा था, DCB है, ठीक है। ये अपना सेकंड, मतलब थर्ड 5 ईयर प्लान में हमारा एग्रीकल्चर पे ध्यान है, फिर सेल्फ रिलायंस की बात फोर्थ में करी गई है, फिफ्थ में गरीबी हटाओ, और सिक्स में हमारा इंप्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी गई, उल्टा था, ठीक है।
इसमें से 74th क्वेश्चन में बताना है अच्छा इसमें करेक्ट ऑप्शन बताना है अच्छा इनमें से कौन से सही है बताना है। लिबर्टेरियन प्लेसेस इक्वालिटी एट हायर प्लेस इन मैटर ऑफ जस्टिस। हेडोनिस्ट लुक्स फॉर इंडिविजुअल हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट गुड ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर। अथॉरिटेरियन कंसीडर्स लीडरशिप एज द प्रिंसिपल ऑफ हायर वैल्यू, ये तो बिल्कुल लीडरशिप को यस ठीक है। कंजर्वेटिव conservatives respect the temple of traditional institution and wants them to remain unchanged. C and D correct, C and D correct, C and D correct. A और B में choose करना है। तो hedonist to further, this would be the right answer. A would be the wrong one. तो ये 2 would be the right answer. 74th. Next question is the last question, which is 75. द लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन इंडियन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड बताना है कौन से थे। देखिए जमींदारी सही है, जोटवारी सही है, मेलवारी सही है, ये नहीं है, ब्रिटिश ब्रिटिश के टाइम में पूछा गया है। ठीक है, तो एबीसी वुड बी द राइट आंसर। ओके, सो देयर इज वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप स्टडी मटेरियल देख रहे हो फॉर डीएलएसएम फॉर नेक्स्ट ईयर, ऑफ कोर्स, ठीक है, तो आप जो है वो टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन कर सकते हो @GK ज़रूरी है, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, ठीक है ना। और अगर आपको ये ऐसी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग हमेशा खुश रहिए और टेंशन किसी बात का न लीजिए। बाय बाय।